सौरभ ने कहा, उसे व्यस्त रखो, कोई और सवाल नहीं, बस दोस्ताना व्यवहार करो। मैंने सर हिलाया। हम हिवन होटल के रिसेप्शन लॉबी में आ गए थे। मैंने होटल के लैंडलाइन से सिकंदर का नंबर डायल किया। सलाम सिकंदर भाई, मैंने कहा। When I heard someone pick up the call. कौन जनाब? I didn't sound like सिकंदर। सिकंदर है, यह उसका दोस्त केशव है। तुम सिकंदर के दोस्त हो? हाँ, मैंने कहा। क्या तुम पहलगाम में हो? हाँ, मैंने कहा। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मूनव्यू रिजॉर्ट्स। लेकिन सिकंदर कहाँ है? वह यही है। तुम लोग यहाँ आ जाओ। ठीक है, जरूर। लेकिन तुम कौन हो? अहमद। जल्दी आओ प्लीज। सौरभ और मैं मूनव्यू रिजॉर्ट्स की ओर चल पड़े, जो हिवन से करीब 1 किलोमीटर दूर था। हमने पिछली रात इंस्पेक्टर राणा को फोन करके बताया था कि सिकंदर मुख्य संदिग्ध है। तुम लोगों ने जारा केस फिर से शुरू कर दिया और कश्मीर चले गए। पागल आशिक हो तुम लोग, यही उन्होंने सबसे पहले हमें कहा था। सौभाग्य से उन्होंने हमारी पूरी कहानी सुनी और आखिरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए, भले ही किसी और वजह से नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए। जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ, कश्मीर हौज खास नहीं है। और अब सिकंदर से अकेले में मिलना नहीं। उन्होंने कॉल खत्म करने से पहले हमें यही कहा था। मैंने राणा को फिर फोन किया। हम मूनव्यू रिजॉर्ट्स में उनसे मिलने जा रहे हैं, मैंने हाफते हुए कहा। खड़ी चढ़ाई के कारण। मैंने पहले ही स्थानीय पहलगाम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर सराफ को सूचित कर दिया था। जब भी आपको उनकी जरूरत होगी वे तैयार रहेंगे। मैंने कहा, उसे अब हमारे साथ वहां आना चाहिए। आराम करो, तुम तनाव में लग रहे हो, राणा ने कहा जब मैं अपनी चढ़ाई जारी रख रहा था। बेशक मैं तनाव में हूँ। अहमद नामक किसी व्यक्ति ने उसका फोन उठाया। उसने हमें मोनव्यू रिजॉर्ट्स आने के लिए कहा है। ओह, वहां और भी लोग हैं? हाँ, मैंने कहा। तो सरफ को पहले जरूर आने दो, अकेले मत जाना। तुम लोग बहुत बेवकूफ हो। कश्मीर जाने से पहले तुम्हें बता देना चाहिए था। माफ करना सर। हाँ, हम उनका इंतजार करेंगे, मैंने कहा। और सुनो केशव। हाँ इंस्पेक्टर राणा, मैंने कहा। मुझे उम्मीद थी कि हम धन्यवाद और कुछ प्रशंसा के शब्द कहेंगे, क्योंकि हमने बहुत जोखिम उठाया था, लेकिन शायद अंततः मामला सुलझा लिया होता। जब पुलिस सिकंदर को पकड़ ले तो सबसे पहले मुझे फोन करना। मैं मीडिया को यह बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि सराफ किसी से भी बात करें। भूरे बालों वाले इंस्पेक्टर सराफ पुलिस जीप से उतरे, जो उनसे भी ज्यादा उम्रदराज लग रहे थे। उनके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। किसी भी तरह के संदेह से बचने के लिए वे सभी सादे कपड़ों में थे। सौरभ और मैं उन तीनों से मूनव्यू रिजॉर्ट्स के बाहर खाली पार्किंग में मिले। शांत रहो, होटल में सामान्य मेहमान होने का दिखावा करो, इंस्पेक्टर सराफ ने कहा। रिसेप्शन डेस्क पर 30 साल का एक दुबला पतला आदमी, दाढ़ी वाला, खड़ा था। मैं केशव हूँ, क्या यहाँ अहमद नाम कोई है? मैं अहमद हूँ, उस आदमी ने कहा। मैं यहाँ मैनेजर हूँ। तुम सिकंदर के दोस्त हो, जिसने फोन किया था? तभी उसकी नजर सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस वाले और सौरभ पर पड़ी। उसने पूछा, ये सब लोग कौन हैं? मैंने कहा, मेरे दोस्त। सिकंदर कहाँ है? मेरे पीछे आओ। अहमद और मैं दूसरी मंजिल पर बने कमरे में चले गए। सौरभ इंस्पेक्टर सराफ। मूनव्यू रिजॉर्ट्स में ज्यादा धूप नहीं मिलती थी और ठंड में सौरभ इंस्पेक्टर सराफ और उनके 2 आदमी हमसे कुछ कदम पीछे चल रहे थे। गलियारे मून में रिजॉर्ट्स में ज्यादा धूप नहीं थी और ठंड भी थी। अहमद ने कमरे में प्रवेश करने के लिए मास्टर चाबी का इस्तेमाल किया। उसने छत पर लगी पीली लाइट जलाई। सिकंदर बिस्तर पर लेटा था। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसकी बंदूक उसके बगल में थी। ओह, सौरभ ने जोर से कहा। सिकंदर के चेहरे का निचला हिस्सा इतना विकृत हो गया था कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। उसके शरीर से एक सड़ांध आ रही थी, जो होटल के कालीन की बासी गंध के साथ मिल गई थी, जिससे सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने उसका उड़ा हुआ चेहरा देखा और सुन्न हो गया। मेरे आसपास हर कोई धीमी गति से हिल रहा था। मेरे कानों में एक सफेद शोर ने बाकी सभी आवाजों को दबा दिया। इंस्पेक्टर सराफ ने शांति से सिकंदर की कलाई पकड़ी, जैसे कि टीवी का रिमोट उठा रहे हो। इंस्पेक्टर सराफ ने कहा, यह तो मर गया।
मुंह में गोली मारी है। अहमद ने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं इन सब से निपटना नहीं चाहता। यह होटल ही मेरी आजीविका चलाने के लिए है। अगर यहाँ आत्महत्या की खबर फैल गई तो। इंस्पेक्टर सराफ ने बीच में टोकते हुए कहा, आपको लाश कब मिली? हाउस कीपिंग ने इसे 3 घंटे पहले पाया था। मैंने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। मैंने उसका सेल फोन रख लिया, उम्मीद है कि कोई फोन नहीं करेगा। तुमने किया? वह पहली बार यहाँ कब आया था? 5 दिन पहले। क्या आप कृपया करके इस शव की देखभाल कर सकते हो या उसके परिवार को सूचित कर सकते हो? मैं यहाँ पुलिस को नहीं चाहता, प्लीज, अहमद ने कहा और उसका संयम टूट गया। इंस्पेक्टर सराफ ने कहा, हम पुलिस हैं। उसने अपना आईडी कार्ड निकाला। अहमद इंस्पेक्टर सराफ के पैरों में गिर गिर गया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज साहब, प्लीज। इंस्पेक्टर सराफ ने अहमद के कंधे पकड़े और उसे वापस ऊपर खींच लिया। तुम्हें पता है वह कौन था या उसने क्या किया? अहमद ने कहा, नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर सराफ ने अहमद को थप्पड़ मारा। मुझे नहीं पता कि पुलिस को लोगों को थप्पड़ मारना क्यों ठीक लगता है, खासकर कम आर्थिक या कम शक्तिशाली जो लोग होते हैं। इंस्पेक्टर सराफ ने कहा, तुम लोग जानते हो कि ये लोग आतंकवादी हैं, फिर भी तुम इन्हें कमरा देते हो। तुम पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं देते? अहमद की आंखों में आंसू थे। साहब, हम स्थानीय लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, उसने हाथ जोड़कर कहा। वे जब चाहें आते हैं, चले जाते हैं। अगर हम मना करते हैं तो हमें बंदूक दिखाते हैं पुलिस, और अगर हम उन्हें रहने देंगे तो सेना हमें बंदूक दिखाएगी। हम क्या करें? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या तुम भी भारत से नफरत करते हो? इंस्पेक्टर सराफ ने पूछा। मानो अहमद ऐसा करता तो वह स्वीकार कर लेता। नहीं साहब, मैं भारतीय पर्यटकों से ही अपना गुजारा करता हूँ, मैं उनसे नफरत क्यों करूंगा? इस आदमी ने पिछले कुछ दिनों में क्या किया? सराफ ने सिकंदर की ओर इशारा करते हुए पूछा। वह हर रोज कुछ घंटों के लिए बाहर जाता था। कभी कभी वह लॉबी में युवा लड़कों से मिलता था। नए आतंकवादियों की भर्ती? मुझे नहीं मालूम साहब। क्या तुम्हें कमरे में कुछ मिला? अहमद ने कहा, हमने कुछ भी नहीं छुआ। आप जो चाहें जांच कर सकते हैं। केशव, क्या तुम वहां हो? इंस्पेक्टर सराफ ने मेरी आंखों के सामने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। मेरा ध्यान देने से पहले ही वह 3 बार मेरा नाम ले चुके थे। मेरी नजर वहां से सिकंदर के क्षत विक्षत चेहरे पर गई। वही चेहरा जिसे मैंने कल बात की थी। माफ करना इंस्पेक्टर, बोलिए। जिस मुख्य संदिग्ध को तुम गिरफ्तार करवाना चाहते थे वह मर चुका है। हाँ, मैंने कहा, सुसंगत तरीके से बोलने में असमर्थ। मैंने सौरभ का चेहरा बिगड़ा हुआ देखा। वह बाथरूम की ओर भागा। मैंने उसे उल्टी करते हुए सुना। इंस्पेक्टर सराफ ने कांस्टेबल से कहा, एम्बुलेंस बुलाओ, शव को हटाओ। वह दूसरे कांस्टेबल की ओर मुड़ा। और कमरे में कोई सुसाइड नोट तो नहीं है, ढूंढो। मैं कमरे में स्टडी चेयर पर बैठ गया। सौरभ की उल्टी की आवाज से मुझे भी उल्टी आ रही थी। एक कांस्टेबल ने बिस्तर पर तकिया उठाकर नीचे की जांच की। उसने डेस्क के दराजे भी खोली। कांस्टेबल ने कहा, अगर लोग कमरे से बाहर निकल जाएं तो मैं बेहतर तरीके से तलाशी ले सकता हूँ। सौरभ और मैं लॉबी में सोफे पर बैठे थे। हम दोनों ही बात नहीं कर पा रहे थे। इंस्पेक्टर सराफ हमारे सामने बैठे थे और फोन पर किसी से बात कर रहे थे। आधे घंटे बाद कमरे की तलाशी ले रहा कांस्टेबल नीचे आया। उसके पास एक लिफाफा था। वह यह उसकी जेब में मिला है, उसने कहा। इसमें लिखा है, हाशिम भाई के लिए। कृपया इसे तहरीक में मेरे किसी भाई को दे दें, वे मुझे ढूंढने आएंगे। इंस्पेक्टर सराफ ने लिफाफा खोला। उसके अंदर एक कागज मिला। उस पर सिर्फ हाथ से लिखा हुआ एक वेब का पता था, www.bits.ly, अलविदा तहरीक। यह क्या है? इंस्पेक्टर सराफ ने कहा। यह एक वेब लिंक है। चलो जांच करते हैं, सौरभ ने आखिरकार अपनी आवाज वापस पाते हुए कहा। सौरभ ने होटल के डेस्कटॉप कंप्यूटर पर वेब एड्रेस टाइप किया। पेज एक निजी यूट्यूब वीडियो पर रीडायरेक्ट हुआ जिसमें सिकंदर उसी कमरे में बैठा हुआ था जहां हमने उसे मृत पाया था। उसने कुछ प्रार्थनाएं बुदबुदाई और फिर कैमरे में बोला, हाशिम भाई, मुझे माफ करना। मैंने आपको निराश किया। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं।
वे मुझे उस अपराध के लिए पुलिस को सौंप देंगे जो मैंने किया ही नहीं, अपनी ही अपा की हत्या। अल्लाह कसम, जारा अपा मेरी दूसरी माँ जैसी थी, मैंने कुछ नहीं किया। अगर पुलिस मुझे पकड़ लेती है तो वे मुझे तब तक प्रताड़ित करेंगे जब तक मैं उन्हें कुछ नहीं बता देता। सिर्फ अप्पा के बारे में ही नहीं, बल्कि तहरीक की गतिविधियों और मिशन के बारे में भी। मैं खुद को उस स्थिति में नहीं जाने दे सकता। मैं आप सभी को खतरे में डालने की बजाय अपनी जान दे देना पसंद करूंगा। मैं खुद को महान भलाई के लिए बलिदान करने में खुश हूँ, जैसे कि आपने हमें सिखाया है। मुझे दुख है कि कश्मीर आखिरकार आज़ाद हो जाएगा तो मैं आपके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए वहां नहीं रह पाऊंगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ हाशिम भाई और तहरीक परिवार। कृपया मेरी अम्मी का ख्याल रखना। मुझे पता है कि आप ऐसा करेंगे। जारा अपा, मैं मैं तुम्हें जल्द ही जन्नत में देखूंगा। तुम्हारे चले जाने से मेरे लिए धरती पर रहने की एक वजह कम हो गई। फॉर द रेस्ट, खुदा हाफिज। सिकंदर ने फिर से प्रार्थना की। कुछ सेकंड बाद उसने बंदूक निकाली। उसने नोजल अपने मुंह में डाल लिया। मेरी आंखें सिकुड़ गई और मेरा चेहरा इस आशंका में सख्त हो गया कि अब क्या होगा। हालांकि उसने बस हाथ हिलाया और वीडियो रुक गया। बेशक उसे रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी, वीडियो अपलोड करना पड़ा और खुद को गोली मारने से पहले लिंक बनाना पड़ा। वीडियो खत्म होने के बाद सौरभ ने मुंह खोलकर कहा, वाह। इंस्पेक्टर सराफ ने कहा, सुसाइड नॉट हाई टेक हो गए हैं। 1 घंटे बाद कांस्टेबल और होटल कर्मचारियों ने सिकंदर के शव को पार्किंग में खड़ी एम्बुलेंस में रख दिया। इसे मुर्दा घर ले जाओ। चुप रहो, बस उसकी माँ को खबर कर दो, इंस्पेक्टर सराफ ने कहा। जैसे ही एम्बुलेंस होटल परिसर से बाहर निकली, वह अहमद से बात करने के लिए मुड़ा। यह एक चूहा था जो मर गया। इसमें जांच करने जैसा कुछ भी नहीं है। अपना होटल साफ करो और अगर कभी कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ ठहरने आए तो हमें सूचित करो। ठीक है, मैं करूंगा साहब। शुक्रिया साहब, अल्लाह खैर। अहमद होटल में वापस चला गया। सराफ के साथ कोई 2 कांस्टेबल जीप में सवार हो गए। पार्किंग में केवल सराफ, सौरभ और मैं ही रह गए। ऐसा नहीं लगता कि उसने अपनी सौतेली बहन को मारा है, सराफ ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया। वे अंत में कभी झूठ नहीं बोलते, सराफ ने पुलिस जीप में बैठते हुए कहा। उसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? सराफ ने कहा। मैंने कहा, जरूर सर। जांच करना हर किसी के बस की बात नहीं है। व्यक्ति को वही करना चाहिए जिसमें वह सक्षम हो। कुछ तो बोलो भाई, सौरभ ने कहा। तुमने पूरा दिन कुछ नहीं कहा। क्या तुमने वापसी की फ्लाइट चेक की या नहीं? मैंने कहा। पहलगाम से श्रीनगर वापस ले जा रही बस पहाड़ी सड़कों पर घूम रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कश्मीर के नीले आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मैं घर जाना चाहता था। सौरभ ने कहा, हर दिन दिल्ली के लिए 6 उड़ानें हैं। वापस आना कोई समस्या नहीं है। हम फिर से चुप हो गए। मुझे पता था कि मैं एक इंजीनियर और शिक्षक के रूप में बेकार था। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक जासूस के रूप में भी बेकार हूँ। शायद यही वजह थी कि जारा ने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझ में हमेशा की तरह हारने वाला व्यक्ति देखा। मैं पहले उसे कुछ नहीं दे सका। अब मैं उससे किया गया एक वादा भी पूरा नहीं कर सका, उसके हत्यारे को ढूंढना। क्या सोच रहे हो भाई? सौरभ ने आधे घंटे बाद कहा। मुझे उम्मीद है कि चंदन क्लासेस में अभी भी हमारे लिए नौकरी होगी। मैंने अपने स्वेटर सूटकेस में डाल दिए। क्या तुमने टिकट खरीद लिए हैं? मैंने कहा। मैंने अपना सामान पैक कर लिया। इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, न तो निजाम भाई के सिम पर और न ही वाईफाई पर। ठीक है, हम उन्हें एयरपोर्ट पर खरीद लेंगे, मैंने कहा। मैंने देखा कि सौरभ के कपड़े अभी भी उसकी अलमारी में लटके हुए हैं। यह क्या है? मैंने कहा। मैंने तुम्हें सामान पैक करने के लिए कहा था। सौरभ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। सफेद स्वेटर में यह ध्रुवीय भालू जैसा दिख रहा था। ध्रुवीय भालू ने अपने पंजे मेरे कंधों पर रखे। पहले जारा, फिर सिकंदर। यह डरावना है, लेकिन इस तरह भागना, उसने कहा। मुझे डर नहीं लग रहा। मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब करने में सक्षम हूँ, यह जीवन में कुछ भी करने में। सच में बकवास। मुझे झटका लगा।
इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान ले। मैंने कंधे उचका दिए। वैसे भी हमारे लिए यहाँ करने को कुछ नहीं बचा। क्यों? हम अभी भी हत्यारे को नहीं पकड़ पाए। मैं उससे दूर चला गया और बिस्तर पर बैठ गया। मैंने उसकी ओर देखे बिना ही बात की। हम नहीं कर सकते, हम इतने समझदार नहीं हैं। सौरभ मेरे पास आकर बैठ गया। हम बहुत करीब आ गए थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, हम बहुत गलत थे और सिकंदर मेरी वजह से मर गया। क्या? सौरभ ने मुंह खोलते हुए कहा। मैंने उसे धक्का दिया और उसकी शिकायत करने की धमकी दी। इस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। हालांकि उसने जारा को नहीं मारा था। वह आतंकवादी था। चूहा, इंस्पेक्टर सराफ ने यही कहा था ना? वह जारा का भाई था। क्या वह मुझे इसके लिए कभी माफ कर पाती? क्या उसकी माँ घर पर इसका इंतजार कर रही होगी? सौरभ ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मुझे सच में लगा कि सिकंदर ने ऐसा किया। मुझे लगा मेरे पास सबूत हैं। हमारी थ्योरी सही थी, मैंने खुद से कहा। मुझे भी कोई संदेह नहीं था। मैं यह सही करना चाहता था गोलू। और सिर्फ जारा के लिए नहीं, एक बार मैं जीतना चाहता था। मैं कभी भी नहीं जीत पाया। मैंने घृणा से अपने सूटकेस को लात मारी। अनजिप्ड ट्रॉली का कवर खुल गया। सूटकेस के ऊपरी फ्लैप में जारा की तिजोरी का सामान वाला पैकेट था। ये सब? मैंने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। बस बकवास है। अब हम खुद को समझते क्या हैं? कोई देसी होम्स या वॉटसन की जोड़ी? मेरे जैसे हारे हुए व्यक्ति को बॉडी शॉप में कोडिंग की नौकरी नहीं मिल सकती। मैं एक जटिल हत्या के मामले को कैसे सुलझा सकता हूँ? खुद को हारे हुए कहना बंद करो भाई। तुम हारे नहीं हो। क्या तुमने मुझे कभी कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए देखा है? तुम आईआईटी में पहुंच गए। अचानक मूल्यांकन में गलतियां होती रहती हैं। कंप्यूटर की गलती। बस करो भाई। हमने एक निर्दोष आदमी को मार डाला। एक आतंकवादी मारा गया है। हमने देश पर उपकार किया है। मैंने सौरभ की ओर देखा। उसने कंधे उचका दिए। ओह, लोगों को मारना ही सिखाया होगा। खैर, हम हमारे लिए अब हमारे लिए क्या करना बाकी है? मैंने आह भरी। चलिए, मूल बातों पर वापस आते हैं। जारा के डिजिटल फुटप्रिंट्स को देखें। हमने उसके इंस्टाग्राम पोस्ट को ठीक से चेक भी नहीं किया। वहां कुछ भी नहीं है। उसका इंस्टाग्राम किसी भी दूसरे 20 साल की लड़की जैसा ही है। चलो, अब जो हम जानते हैं उसके आधार पर इसे फिर से देखते हैं। इसके अलावा हम तिजोरी में रखी बड़ी चीजों में खो गए, जैसे कोकीन और गोली। बाकी चीजों का क्या हुआ? कैसा? ये प्रेगनेंसी किट है। सौरभ ने तिजोरी का सामान रखने वाला पैकेट खोलते हुए कहा। वो साले रघु और जारा बिना किसी सुरक्षा के सेक्स कर रहे होंगे, और क्या? सौरभ ने मेरी ओर गंभीरता से देखा। भाई, अपने आप पर काबू रखो। अब वो मर चुकी है और तुम उससे प्यार करते थे। माफ करना, मैंने बुदबुदाया। मैं तनाव में हूँ। और इन झुमकों के बारे में क्या? सौरभ ने कहा। हमने अभी तक उन पर कोई विचार भी नहीं किया। वे महंगे लगते हैं। मैंने अपनी हथेली में बालियां थामी। सोने की हर बाली में 10 रुपए के सिक्के के आकार का एक लटकता हुआ पेंडेंट था। पेंडेंट में हीरे और कीमती पत्थर जड़े हुए थे। हाउस बोट के कमरे की खिड़की से सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिससे रतन चमक रहे थे। निजाम ने हमारा दरवाजा खटखटाया। जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, मैंने ऊपर देख कर कहा। जरूर निजाम भाई, सौरभ ने कहा और जल्दी से प्रेगनेंसी किट पर तकिया रख दिया। निजाम ने कहा, मैं बस इतना कहना चाहता था कि इंटरनेट फिर से काम कर रहा है। कल पत्थरबाजी के बाद सरकार ने इसे बंद कर दिया था। अब यह फिर से चालू हो गया है। क्या? पत्थरबाजी? मैंने पूछा। निजाम ने कहा, मत पूछिए जनाब, हम थक चुके हैं। लोग सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि पिछले हफ्ते भारतीय सेना ने 2 मासूम लड़कों को पकड़ लिया था। इस तरह की खबरों से पर्यटकों की संख्या कम हो जाती है। मैं परेशान हो गया हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मैंने कहा। खैर, मुझे खुशी है कि इंटरनेट वापस आ गया। निजाम ने मेरे हाथ में बालियां देखी। माशाअल्लाह, निजाम सैड, व्हाट अ ब्यूटीफुल झुमकी। क्या आपने ये भाभी के लिए लिए हैं? भाभी मर गई है, मैंने लगभग कह दिया, लेकिन इसके बजाय मुस्कुराने की कोशिश की। ये आमतौर पर कश्मीरी है ना? बिल्कुल, 100% कश्मीरी, निजाम ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या मैं निजाम मेरे बगल में बिस्तर पर बैठ गया और उसने बालियां अपने हाथों में ले ली।
उसने उन्हें अपनी आंखों के पास उठाया। बहुत बढ़िया काम है, बहुत महंगा होगा, सिर्फ कश्मीर में ही ऐसा मिलेगा। सौरभ ने कहा, ये मेरे एक दोस्त के हैं, हमें ऐसे ही एक और जोड़ी खरीदना चाहते हैं, पता नहीं कहाँ से मिलेंगे। आजकल पूरे भारत में ज्वेलर्स आपके लिए कोई भी डिजाइन कॉपी कर देंगे, निजाम ने कहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वाकई असली हो तो इन्हें श्रीनगर की किसी बड़ी दुकान से खरीदना चाहिए। कौन सी? सौरभ ने पूछा। निजाम ने कहा, मैं आपको स्थानीय ज्वेलर्स की एक सूची दे सकता हूँ और उन्हें बता सकता हूँ कि शेल्टर हाउस बोट्स के निजाम ने आपको भेजा है। वे आपकी मदद करेंगे और आपकी बेहतर सेवा करेंगे। मैंने कहा, धन्यवाद। तो विरोध प्रदर्शन में क्या हुआ? सौरभ ने निजाम का ध्यान झुमकों से हटाने के लिए विषय बदलते हुए कहा। सेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए ऐसा किया। हमेशा की तरह उन्होंने उन खतरनाक प्लेट गन से जवाबी में फायरिंग की। कुछ बच्चों के कान में गोली लगी, वे बहरे हो सकते थे। इससे हालत और भी खराब। लोग अब सेना से और भी ज्यादा परेशान हैं। सेना ने इंटरनेट बंद कर दिया। यह सिलसिला जारी है। निजाम ने हार मान ली। या खुदा, यह सब कब खत्म होगा? आज रात के खाने में क्या है? मैंने पूछा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैंने राजनीति न करने का नियम लागू किया है। लेकिन निजाम नहीं रुके। बाकी भारत शांति से कैसे रह सकता है? हमें भी कोई रास्ता क्यों नहीं खोज सकते केशव भाई? हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। वैसे क्या? आप हमें कल तक आभूषण की दुकानों की सूची दे देंगे? निजाम ने कहा। ओह, मेरे एक सांसारिक विषय पर आने से आश्चर्यचकित होकर। आखिरकार हम कश्मीर समस्या को हल करने के लिए बहुत करीब लग रहे थे, जिसे विशेषज्ञ और विश्व नेता पिछले 70 सालों में हल नहीं कर पा रहे थे। मैं तुम्हें रात के खाने तक दे दूंगा। असल में मुझे रसोई में जाकर सब कुछ देखना चाहिए। हम आज रात अपनी खास बिरयानी बना रहे हैं। निजाम ने मुझे बालियां लौटा दी और कमरे से बाहर चले गए। सौरभ ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। मैंने क्या कहा? इंटरनेट वापस आ गया है। क्या मुझे अगली फ्लाइट बुक कर लेनी चाहिए? इंतजार करते हैं। क्यों? मुझे लगता है कि हमें कुछ आभूषणों की दुकानों पर जाना चाहिए। क्यों? सौरभ ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। शायद अपनी भाभी के लिए एक जोड़ी झुमके खरीदने जा रहा हूँ, मैंने कहा और सौरभ ने आंख मारी। टिंडर भाभी, तुम्हारा मतलब है? उस दिन हम दोनों पहली बार हंसे।